यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, केवल ज़िंदगी काट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 अगस्त के करंट अफेयर पे और आज की वीडियो में 7 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, इससे आपका पिछला करंट अफेयर सेशन रिवाइज हो जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपका राजस्थान है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू हो रही है 20 अगस्त 2020 से। और दूसरा था कि किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए, राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी और इनके नाम मैंने आपको परसों के वीडियो में बताए थे, तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, तीसरा था कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए, टोटल 5% यानी कि 5% जो है आरक्षण दिया जाएगा राजस्थान न्यायिक सेवा में, जो राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनको। और चौथा था कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम जिसका नाम है ई रक्षाबंधन लॉन्च किया। तो देखिए, इस ई रक्षाबंधन नामक ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और पांचवा था कि हाल ही में भारत सरकार ने आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दी है। तो देखिए, ये देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं इनका नाम है मनोज सिन्हा। और एक खास बात और है, देखिए, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे इनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। तो क्रम से देखा जाए तो मनोज सिन्हा जो है ये क्रम से दूसरे उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे कहाँ के, जम्मू और कश्मीर के। देखिए, जो आपके मनोज सिन्हा हैं इन्होंने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। ये 3 बार सांसद रहे हैं गाजीपुर से। और इसके अलावा जो आपके मनोज सिन्हा हैं ये भारत के रेल राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो मनोज सिन्हा के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, आपको याद रखना है कि जो आपके जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने का नाम है मनोज सिन्हा और इन्होंने इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू को कहाँ पे ट्रांसफर किया गया है यह मैं आपको अगले प्रश्न में बताऊंगा। अभी हम बात कर ले थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में और डिटेल्स। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है ये आपका यूनियन टेरिटरी बना था यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर अलग हो गया था लद्दाख से। ठीक है, तो लद्दाख एक अलग नया केंद्र शासित प्रदेश बना था और जम्मू कश्मीर अलग। तो जो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो यहीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं कौन, मनोज सिन्हा जी। और देखिए, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है और शीतकालीन है जम्मू। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और यहाँ के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं इनका नाम है मनोज सिन्हा, इनको जरूर आप याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं। तो देखिए, भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए, मैंने आपको पिछले प्रश्न में क्या बताया था, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। तो अब ये वहाँ से पद त्याग चुके हैं और इनको बना दिया गया है भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम आज करंट अफेयर के साथ पॉलिटी भी पढ़ लेते हैं। देखिए, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये ऐसा व्यक्ति होता है जो कि निगरानी करता है कि संसद के द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो किसी भी योजना में या फिर कहीं पर भी। ठीक है, या फिर संसद के दौरान विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए, यानी कि पैसे का घपला या फिर घोटाला ना हो पाए। अगर किसी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं तो उस योजना में 500 करोड़ ही खर्च हों। इसमें से चोरी या फिर घोटाला होता ना, कमीशनबाजी, तो वो सारी चीज़ें ना हो पाए, तो इसीलिए सीएजी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है,
देखिए जो CAG होता है यानी कि कैग होता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है। तो देखिए भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 148 है, तो इसमें CAG की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें जो है यानी कि अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। और देखिए अनुच्छेद 149 क्या कहता है, देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 49 है, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद 150 जो है ये कहता है संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार CAG की सलाह पर जो है रखना होगा। और देखिए अनुच्छेद 151 क्या कहता है संविधान का, अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो कि संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। और देखिए एक भारतीय संविधान का है अनुच्छेद 279, ठीक है। तो अनुच्छेद 279 जो है ये शुद्ध आय की गणना CAG के द्वारा प्रमाणित की जाती है और इसका जो है प्रमाणन अंतिम माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 279 में। और ये हमारे भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, इसमें भी CAG से संबंधित एक जो है प्रावधान है। देखिए तीसरी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, तो इसकी धारा 4 भारत के CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। और भारतीय संविधान का जो 6वां अनुसूची है, इसके अनुसार जिला परिषद या फिर क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और CAG के द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए इन निकायों यानी कि जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के खातों का जो लेखा जोखा होता है, ये इस तरह से करना होगा जिस प्रकार CAG उचित समझता है। और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट जो है ये राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो कि विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। तो ये डिटेल्स होता है, ये पावर्स हैं और संविधान के कुछ अनुच्छेद है जो कि संबंधित हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG से संबंधित। और देखिए CAG की स्वायत्ता क्या होती है ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, तो इसकी जो स्वतंत्रता होती है, तो इसकी सुरक्षा के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। CAG जो है ये राष्ट्रपति की सील और वारंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो आपका CAG होता है इसको कौन अपॉइंट करता है, भारत का राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक। और देखिए जो आपका CAG होता है इसको राष्ट्रपति के द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। और एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने यानी रिटायर्ड होने या फिर इस्तीफा देने के बाद जो आपका CAG होता है ये भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता है। देखिए जो आपका CAG होता है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसका जो वेतन होता है और अन्य सेवा और शर्तें होती हैं ये नियुक्ति के बाद भिन्न या फिर कम नहीं की जा सकती हैं। और CAG के कार्यालय का जो प्रशासनिक व्यय है, जिसमें सभी वेतन भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा किसके बारे में, CAG के बारे में। ये नोट्स बना लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका हिरोशिमा डे है इसको हम मनाते हैं हर साल 6 अगस्त को। देखिए 6 अगस्त 1945 की बात है, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था, जो कि दुनिया का पहला परमाणु बम था, ठीक है। और देखिए जो आपका ये परमाणु हमला है ये 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से अमेरिका के द्वारा किया गया था। कहाँ पे, जापान पे, ठीक है। और देखिए एक खास बात और है, जापान ने 6 अगस्त 1945 को जो पहला परमाणु बम गिराया था इसका नाम था लिटिल बॉय, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए इसके बाद 6 अगस्त के बाद फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के फिर नागासाकी शहर पर भी एक और बम गिराया जिसका नाम था फैट मैन। तो फैट मैन और लिटिल बॉय ये 2 परमाणु बम थे और इन दोनों को अमेरिका ने किस पे गिराया था, जापान पे। और कहाँ कहाँ पे गिराया था, जो आपका लिटिल बॉय इसको जो है हिरोशिमा पे गिराया था और नागासाकी पर गिराया था फैट मैन को, ठीक है। तो फैट मैन और लिटिल बॉय दोनों याद रखिएगा। और देखिए जो आपका हिरोशिमा दिवस है इसके बारे में कुछ और भी जानकारियां हैं। देखिए जो आपका लिटिल बॉय है ये दुनिया का पहला परमाणु बम था
जिसमें 9,000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया गया था और जिसे US B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के जापानी शहर पर, जिसका नाम है एनोला, ठीक है, तो हिरोशिमा के एनोला पर जो है एनोला शहर पर गिराया गया था। और देखिए ये विस्फोट इतना विशाल था कि इसने जो आपका हिरोशिमा शहर है, ठीक है, तो इसकी लगभग 90% आबादी खत्म कर दी थी, जिसमें 70,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और बाद में विकिरण के प्रभाव से, यानी कि इस यूरेनियम 235 के रेडिएशन के प्रभाव से लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु भी हो गई। और अभी भी जो आपका ये यूरेनियम 235 है, ठीक है, इसका प्रभाव अभी भी हिरोशिमा शहर पे देखने को मिलता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग अपंग पैदा होते हैं, ठीक है, इसके रेडिएशन से। और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में हम सेबी कहते हैं, तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के जो चेयरमैन है अजय त्यागी, इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए यानी कि टोटल 1.5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। देखिए जो आपके सेबी के वर्तमान चेयरमैन हैं अजय त्यागी, इनका कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिरी में खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में इनके कार्यकाल को विस्तार दिया है। अब ये जो है फरवरी 2022 तक के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे। और देखिए जो आपका सेबी है यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है और इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी। पांचवा प्रश्न की हाल ही में राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपके राजेश कुमार है, इनको बनाया गया है मणिपुर राज्य का जो है मुख्य सचिव, ठीक है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी। देखिए जो आपके राजेश कुमार है, इनको मणिपुर की जो राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, तो इनके द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने इस पद पर यानी कि राजेश कुमार ने मणिपुर के मुख्य सचिव के पद पर स्थान लिया है जे सुरेश बाबू का। और जो आपका मणिपुर राज्य है, देखिए मणिपुर की कैपिटल यानी कि राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की जनसंख्या है 27.2 लाख। छठा प्रश्न है कि हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षा वनों से ट्वीग हॉपर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है क्लेडोनोटस भास्करी, इसकी खोज की है? तो देखिए जो आपका ये क्लेडोनोटस भास्करी है, इसकी खोज की गई है अभी हाल ही में श्रीलंका में। देखिए आपको बता दूं ट्विग हॉपर, देखिए ट्विग हॉपर टिड्डे जैसा दिखता है बिल्कुल, ठीक है, तो ट्विग हॉपर की इस नई प्रजाति, इसका नाम है क्लेडोनोटस भास्करी। तो इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण जो है केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी है एवं टिड्डी विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है धनेश भास्कर, ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। तो धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है क्या? इसका नाम रखा गया है क्लेडोनोटस भास्करी, ठीक है, नाम से इसके भास्कर ले लिया गया है। और आपको बता दूं जो का ये ट्विग हॉपर है, तो इसकी जो ये दुर्लभ प्रजाति है, इसको श्रीलंका के सिंह राजा वर्षा वन में खोजा गया है। और ये दिखता कैसा है? कुछ इस प्रकार से दिखता है। सातवां प्रश्न है कि आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए आयरलैंड देश के ये पूर्व पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता थे जॉन ह्यूम, ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो भी दिख रही है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जबकि जॉन ह्यूम है, इन्हें अपने देश उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए इस समझौते की वजह से जो आपका उत्तरी आयरलैंड है वहाँ पर हिंसा खत्म हुई थी, ठीक है, तो इसलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना है कि जॉन ह्यूम जो है ये पूर्व पॉलिटिशियन और नोबेल पुरस्कार विजेता थे कहाँ के? आयरलैंड के, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई? तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है और इस हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जो है स्थापित किया जाएगा। और इस हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को जो है उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जा रहा है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका उत्तरकाशी है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में हिम तेंदुओं की बड़ी संख्या देखी गई है अभी हाल ही में, लेकिन इनकी भी गणना नहीं हुई कि इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। और हिम तेंदुआ दिखता कैसा है? फोटो को मैं जूम कर देता हूँ। देखिए हिम तेंदुआ जो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है।
9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शे में जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है। तो देखिए जो आपका पाकिस्तान है इसने ये गंदी हरकत की है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में एक नया नक्शा जारी किया है पाकिस्तान का, जिसमें इसने जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है। देखिए पाकिस्तान ने जो है, देखिए अभी हाल ही में नेपाल ने भी ऐसी हरकत की थी। देखिए अभी पाकिस्तान से पहले नेपाल ने अपना एक नया मानचित्र जारी किया था, जिसमें इसने भारत के लिपुलेख दर्रे को, काला पानी को और लिम्पियाधुरा को जो है अपने हिस्से के रूप में दिखाया था। और उसके बाद फिर बदतमीजी किसने की है? पाकिस्तान ने। देखिए पाकिस्तान ने भी नेपाल की तरह अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को जो है अपने नक्शे में शामिल किया है। ठीक है, और ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने इतनी बदतमीजी की है, और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये ऐसी हरकतें करता रहता है, तो अपना ही बच्चा है, बदमाशी करते रहता है पाकिस्तान। बाद में जूते खाता है। 3 बार युद्ध में हार चुका है, 1965, 1971 और 1999। ठीक है, 3 युद्धों में हमने पाकिस्तान को धूल चढ़ाई है। देखिए पाकिस्तान जो है, यहाँ का प्रधानमंत्री है इमरान खान और यहाँ की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जनसंख्या है 21.22 करोड़ और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपये। ये नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए अभी हाल ही में पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो देखिए जो आपका देश है लेबनान, ठीक है, यहाँ पर 2 सप्ताह का नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। और देखिए जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो वहाँ के जो सैन्य बल होते हैं, ठीक है, उनको स्पेशल पावर मिल जाता है। वो कुछ भी कर सकते हैं अपराधी को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि लेबनान में अभी हाल ही में बम विस्फोट हुआ था, बहुत भीषण बम विस्फोट हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र तबाह हो गया है लेबनान में। देखिए जो आपका लेबनान देश है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है और इसकी सीमाएं किन देशों के साथ लगती है मैं अभी आपको मैप में दिखा दूंगा। देखिए आपका लेबनान जो है, इसकी कैपिटल है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनीज पाउंड। और ये आपका मैप आ गया लेबनान का। देखिए लेबनान का जो सीमा है ये लग रहा है, देखिए यहाँ पे सीरिया के साथ और बगल में आपका यहाँ पे इजराइल नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी लेबनान में किसने ये अटैक किया था ये नहीं पता चल सका है। वहाँ की सरकार ने, लेबनान की सरकार ने कहा कि अब 3 से 4 दिन में पता लगा लेंगे कि हमारे देश में किसने ये बम विस्फोट कराया। तो देखिए सीरिया, लेबनान और कई सारे ऐसे देश हैं, ठीक है, ये इतने खतरनाक देश हैं। यहाँ पर समझ लीजिए जैसे अपने इंडिया में दिवाली में पटाखे फूटते हैं, वहाँ पे वैसे कभी भी कहीं भी बम विस्फोट हो जाता है। तो काफ़ी आसान देश है और सबसे आसान तो जो आपका सीरिया है। ठीक है, सीरिया, लेबनान जो है ये दुनिया के आसान देशों में से एक हैं। 11वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो वर्तमान में बल्लेबाज बन गए, इनका नाम है इयोन मॉर्गन। ये जो है इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। देखिए जो आपके इयोन मॉर्गन, इनका पूरा नाम है इयोन जोसेफ जेरार्ड मॉर्गन। ये इंग्लैंड की वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं वर्तमान में। और जबकि इयोन मॉर्गन है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। और आपको बता दूं जो आपके इयोन मॉर्गन हैं, इन्होंने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 213 छक्के पूरे कर लिए हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कप्तान के तौर पर कुल 211 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो देखिए कोई नया रिकॉर्ड बनता तो पुराना टूटता भी है, और ये दोनों चीज़ें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेती किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो हम बात कर रहे हैं इयोन मॉर्गन की, जो कि इंग्लैंड के वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। और इन्होंने कप्तान के तौर पर अभी हाल ही में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इनका रिकॉर्ड कितना है? 213 छक्कों का। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितनी धनराशि का योगदान दिया है? तो देखिए भारत ने कुल 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है धनराशि जो है इसको दान में दी है। किसको? भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में। देखिए भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत ये धनराशि दान की है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है इसको वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर का निधन हो गया, जो कि दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे? नाम बताइए इनका। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस व्यक्ति को
HDFC बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है? उत्तर बताइए। तीसरा कि हाल ही में कौन गुयाना के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर बताइए। और चौथा कि हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर इकर कैसिलस का निधन हो गया? आंसर बताइए। और पांचवा तथा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को यानी कि उनके चित्र को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? इस देश का नाम बताइए। और देखिए इससे जुड़े कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।